नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 गुनाहगारों को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि अदालत ने देश की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में उन्होंने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री बेंगलुरु के बाद तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे, जहां भारी बारिश के बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री मोदी डिंडीगुल के गांधीग्राम रूरल संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। मतदान की तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में ताल ठोक रही है। हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हो रहा है। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद 2017 के मुकाबले इस बार 5 गुना कैश बरामद किए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर तक 17 करोड़ 18 लाख रुपए नकद और 17.5 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी का ऐलान किया, जिसमें कूड़े की समस्या से निपटने का वादा सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी की गारंटी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया और आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटाले गिनवाए। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को शामिल नहीं किया गया। उधर उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने माथापच्ची तेज कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन है। महाराष्ट्र की हिंगोली में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, शिवसेना विधायक सचिन अहीर भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी लंबी बातचीत करते नजर आए। यात्रा के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, हम लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और कारवा बढ़ता जाएगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी को लेकर अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया, यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजू खाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। वहीं श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 46 साल के सिद्धांत को शुक्रवार को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था और वो बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रिस्पांस नहीं किया तो एम्बुलेंस बुलाई गई। सिद्धांत सूर्यवंशी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कृष्णार्जुन, जमीन से आसमान तक, क्या दिल में है, गृहस्थी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं। पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। चेन्नई के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत 7 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बर्फ की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही है और पुनर्निर्माण का काम प्रभावित हो रहा है। पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी हो रही है। चमोली का स्कीइंग रिजॉर्ट औली भी बर्फ की मोटी चादर में ढका है। ट्विटर, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेज़न ने भी छटनी शुरू कर दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन अपने नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस की समीक्षा कर रहा है। इसमें वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा बनाने वाली यूनिट भी शामिल है। कंपनी बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच खर्च को काबू में करने के लिए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन अपने एलेक्सा बिजनेस का मूल्यांकन कर रहा है। इस समय चारों तरफ सिर्फ क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में ही चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत तो सेमीफाइनल में हारने के बाद अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इसलिए भारत के लोग अब इस बात के लिए चिंतित नहीं हैं कि भारत की टीम का क्या होगा। भारत के लोग एक और बात के लिए भी मशहूर हैं कि हमें अपने बारे में नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के बारे में ज्यादा चिंता रहती है, पड़ोसी पर ज्यादा नजर रहती है। अब भारत के जो लोग हैं वो इस इंतजार में हैं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जीतती है या नहीं, या ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, पाकिस्तान की टीम जीतेगी या इंग्लैंड की टीम जीतेगी। और भारत के लोगों को यह भी तय करना है कि वो इनमें से किस टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह है कि भारत के लोग अब अपनी फेवरेट टीम किसे मानेंगे, वो क्या चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए या वो ये चाहेंगे कि इंग्लैंड जीत जाए। वो इंग्लैंड जिसने हमारे देश को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसने हम पर लगातार अत्याचार किए, क्या हम ये चाहेंगे कि वो इंग्लैंड जीते, या फिर पाकिस्तान जो एक जमाने में भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने सदा ही हमारे देश के साथ सौतेले भाई की तरह व्यवहार किया है और हमेशा हमारी जड़ें काटने की कोशिश की है, हर साल हमें नए नए जख्म दिए। तो कौन जीते? या फिर ये कहें कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, या ये कहें कि इंग्लैंड ने अत्याचार तो बहुत किए थे हम पर, 200 वर्षों तक किए थे, लेकिन अब हम उन अत्याचारों को भूल चुके हैं क्योंकि वो पीढ़ी अब समाप्त हो चुकी है। जो आज की पीढ़ी है उसे सिर्फ पाकिस्तान के जख्म याद हैं। तो इसका जवाब यह है कि हमारे देश के लोगों में इंग्लैंड के प्रति अब शायद उतनी नफरत नहीं बची और हम आजादी से पहले हुए अत्याचारों को लगभग भूल चुके हैं, या ये मान चुके हैं कि भारत ने इंग्लैंड से अपना बदला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने हमें जो लगातार जख्म दिए हैं वो नए हैं, और असल में पाकिस्तान हमें हर साल कोई ना कोई नया जख्म देता रहता है जो सबको याद रहते हैं। इसलिए आज इस बड़े सवाल के बारे में भारत के लोगों को सोचना है। उधर पाकिस्तान के लोग आजकल बड़े खुश हैं। वो इसलिए कि बाबर आजम वहां के नए सुपरस्टार बन गए हैं, और पाकिस्तान में अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जीत गई तो बाबर आजम भी इमरान खान की तरह बन सकते हैं, या कई लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान से भी ज्यादा लोकप्रिय भविष्य में वो हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान में कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद भविष्य में बाबर आजम इमरान खान की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो सोचिए पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कितने आसमान छू रही हैं इस समय। इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान सुनील गावस्कर ने भी एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो बाबर आजम वर्ष 2048 तक, यानी आज से 26 वर्ष बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे इमरान खान 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के 26 साल के बाद वर्ष 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। हमने कई बार यह सुना है, आपने भी सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है और समय का जो चक्र है वो घूमता रहता है, और पाकिस्तान के मामले में भी ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के लिए सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आज से 30 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप में हुआ था। उस समय इमरान खान पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे और उनकी टीम अपने शुरुआती मैचों में वेस्टइंडीज से हारी, भारत से हारी और दक्षिण अफ्रीका की टीम से भी हारी, और पाकिस्तान की टीम का तब वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय था। किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में भी पहुंचेगी, और इस बार भी पाकिस्तान की टीम के साथ वर्ल्ड कप में यही हुआ है। इसके अलावा उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल में उसने ऑस्ट्रेलिया के इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया था। और इस बार भी पाकिस्तान के लोग ऐसा ही होने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लगता है इस बार वैसा ही चमत्कार दोबारा होगा, क्योंकि इस बार भी बाबर आजम की टीम न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंची है, और फाइनल में उसका मुकाबला इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम से ही होगा। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है
कि सब कुछ अगर 1992 जैसा हो रहा है तो बाबर आजम 1992 के वर्ल्ड कप वाले इमरान खान हैं, और अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया तो वो भी एक न एक दिन इमरान खान की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज हमने 30 साल पुराना वही वीडियो आपके लिए ढूंढ कर निकाला है जब 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान और दूसरे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया था। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यानी वो पाकिस्तान की सरकार के कप्तान थे और इमरान खान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ये दोनों आज कट्टर दुश्मन हैं। उस दिन हुई इस मुलाकात में नवाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में बड़ा हंसते हुए कहा था कि उन्होंने बहुत समय पहले ही इमरान खान को राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया था, जिसे इमरान खान ने ठुकरा दिया था। और तब नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरा प्रस्ताव, मेरा ऑफर आज भी इनके लिए वैलिड है और वो चाहें तो अब भी राजनीति में आ सकते हैं। आज नवाज शरीफ ये सोचते होंगे, अगर वो ये बयान देख रहे होंगे, कि उन्होंने तब कितनी बड़ी गलती की थी इमरान खान को पहचानने में। सोचिए, उस समय नवाज शरीफ ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस खिलाड़ी को उसके कंधे पर हाथ रखकर वो राजनीति में आने के लिए कह रहे हैं, वही खिलाड़ी एक दिन उनके लिए पाकिस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं। आज जब हम इस पूरे विषय को लेकर रिसर्च कर रहे थे तो यह पता चला कि इमरान खान उस दौर में नवाज शरीफ को काफी मानते थे और अक्सर नवाज शरीफ के बुलाने पर वो उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के लिए चले जाते थे, जिसकी कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। उस जमाने में ये दोनों बड़े दोस्त हुआ करते थे और आज ये कट्टर दुश्मन है। उस जमाने में जब पाकिस्तान ने पिछली बार वर्ल्ड कप जीता था तो नवाज शरीफ की सरकार थी और आज भी उन्हीं की सरकार है। इसके अलावा दोनों नेताओं की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए भी कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच वैसी कड़वाहट कभी नहीं थी जैसी आजकल दिखती है। आज नवाज शरीफ 72 वर्ष के हैं और इमरान खान उनसे 2 साल छोटे हैं, वो 70 साल के हैं। बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ के कहने पर कुछ साल बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की राजनीति में अपना डेब्यू जरूर किया, लेकिन इमरान खान ने यह राजनीतिक मैच नवाज शरीफ की टीम में शामिल होकर नहीं खेला, बल्कि उनकी विरोधी पार्टी उन्होंने तैयार कर ली और उन्होंने 1996 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अंग्रेजी में इसे पीटीआई कहते हैं। और ये जो टीम उन्होंने तैयार की, ये नवाज शरीफ के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार की। आज इमरान खान और उनकी यही पार्टी लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक एक आजादी मार्च निकाल रही है, जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ है। और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ही छोटे भाई हैं। और आपको याद होगा, हाल ही में इसी मार्च के दौरान इमरान खान की हत्या करने की कोशिश हुई थी, उन पर गोलियां चली थी, उन्हें 4 गोलियां लगी भी थी और इस हमले के लिए उन्होंने नवाज शरीफ को ही जिम्मेदार ठहराया था। वैसे इस राजनीति के बीच अब पाकिस्तान की सरकार को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर बाबर आजम इस वर्ल्ड कप को जीत लेते हैं तो वो राजनीति में कहीं आ ना जाएं, और पाकिस्तान की सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो सोचिए, ये बात कितना गंभीर रूप ले चुकी है कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने वहां की नेशनल असेंबली में बाकायदा ये बयान दिया है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इसके बाद उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले से ही इमरान खान को एक सजा की तरह भुगत रहे हैं। सोचिए, ये बातें पाकिस्तान की संसद में हो रही हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपको यह बताएगा कि पृथ्वी पर मौजूद जिन ग्लेशियर्स को जीवन के लिए जरूरी माना जाता है, वो बड़े बड़े विशाल ग्लेशियर्स कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी कुल्फी की तरह आजकल पिघल रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स तो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे कि आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले ये देखिए कि ये ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो ये टाइम लैप्स वीडियो था जिसे 4 वर्षों में बनाया गया, 2019 से लेकर 2022 तक। और आपने देखा कि कैसे 2019 में इस ग्लेशियर का जो साइज था कितना बड़ा था और 2022 में छोटा होते होते कितना सिकुड़ गया है। ये ग्लेशियर इटली में है और पिछले 4 वर्षों में ये 26 मीटर तक सिकुड़ चुका है और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में ये शायद इस जगह से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कुछ सालों में जब हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे आगे तो आपको ये ग्लेशियर दिखेगा ही नहीं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जो ग्लेशियर्स आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, आखिर उनके सिकुड़ने से, रहने या ना रहने से या पिघलने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो इसका जवाब यह है कि अगर ग्लेशियर्स की उम्र कम हो रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसकी उम्र भी कम हो रही है। ग्लेशियर्स को पृथ्वी का कूलर कहा जाता है और अगर यह कूलर बंद हो जाए तो पृथ्वी का तापमान सामान्य से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह से ये ग्लेशियर सिकुड़ रहा था, सूख रहा था, आपका जीवन भी ऐसे ही सूखता जाएगा। फिलहाल पृथ्वी के 10% हिस्से में ही बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स मौजूद हैं और इनमें भी 90% सिर्फ एंटार्क्टिका क्षेत्र में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने से बचाने के लिए लगभग तमाम देश बर्फ की इन बड़ी बड़ी चट्टानों को सिकुड़ने दे रहे हैं, वो इन्हें ये सब होने दे रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज आर्कटिक क्षेत्र का तापमान भी तेजी से गर्म हो रहा है और पिछले 10 वर्षों में वहां मौजूद ग्लेशियर्स 10% तक सिकुड़ चुके हैं। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र से लगे हुए शहर या तो नष्ट हो जाएंगे, डूब जाएंगे या वहां पर जीवन की कोई संभावना बचेगी नहीं। और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से पृथ्वी पर पीने लायक साफ पानी का भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का 70% शुद्ध और पीने लायक पानी इन्हीं ग्लेशियर्स में मौजूद है। और अगर यह पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो आपको बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। कोविड और प्रदूषण का यह डेडली कॉम्बिनेशन हार्ट अटैक का भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है और आज 46 साल के एक और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। वो आज सुबह जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी अचानक व्यायाम करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 46 साल के सिद्धांत सूर्यवंशी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे। सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियोस वो पोस्ट करते रहते थे। वो रोजाना जिम जाते थे, लेकिन उसी जिम में आज उनकी जान चली गई। सोचकर देखिए, ये व्यक्ति आपको बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, स्वस्थ क्या, बहुत फिट दिख रहा है। ऐसी बॉडी लोग सोचेंगे कि हमें भी मिल जाए, लेकिन सोचिए अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना फिट इंसान अचानक व्यायाम करते करते इस तरह चला जाए। सिद्धांत ने अपने करियर में बहुत सारे मशहूर टीवी सीरियल्स में काम किया और उनके परिवार को अभी भी उनकी मौत पर यकीन नहीं हो रहा। इससे पहले पिछले हफ्ते भी हार्ट अटैक से मौत की एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी। आपको याद होगा, बाड़मेर के एक कपड़ा व्यापारी की महज 3 सेकंड में मौत हो गई थी और जहां वो बैठे थे वहां सीसीटीवी लगा था और मौत का ये वीडियो लाइव कितने लोगों ने देखा। कुल 1 मिनट 15 सेकंड का ये वीडियो इस कपड़ा व्यापारी दिलीप कुमार का था, क्योंकि इनके दांतों में अचानक से दर्द हुआ और दांतों में दर्द का इलाज कराने के लिए ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे क्लिनिक में बैठकर, और जब इंतजार कर रहे थे तो इन्होंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया कि जब मेरी बारी आएगी तब डॉक्टर से मिलेंगे। हाथ में अखबार पकड़ा, मुश्किल से 10 सेकंड तक अखबार पढ़ा होगा और फिर इसके बाद वो नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। न्यूज़पेपर हाथ से छूट गया, गिर गए और उसके बाद नीचे फर्श पर गिरे और थोड़ी ही देर के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। इस तरह के वीडियोस इससे पहले भी आपने न जाने कितनी बार देख लिए होंगे, जहां आपने देखा होगा कि लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आया और वहीं मृत्यु हो गई। गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आता है। कहीं पर बैठे हुए हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्यों रहा है। और जब कोई बड़ा फिल्म स्टार या कोई बड़ा टीवी एक्टर जब इस तरह के हादसे से गुजरता है तो उसके बारे में खबर बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक ये खबर जाती है। लेकिन ये हो सबके साथ रहा है। पिछले कुछ समय में हार्ट अटैक की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है।
जिसमें कम उम्र के लोगों का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। वो लोग जिन्हें अभी मृत्यु से बहुत दूर रहना चाहिए था, वो लोग मर रहे हैं। और ये बहुत चिंतित करने वाली बात है, क्योंकि पल भर में एक फिट इंसान हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, फिर उसके परिवार पर जो बीतती है वो दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह यह आ रही है स्टडीज में कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं, और न केवल उम्र दराज लोग बल्कि युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। और ऐसे लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यानी कोविड और प्रदूषण का जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक बन गया है। बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। एक सिक्योरिटी गार्ड दिन रात धूप में, सर्दी में, बरसात में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। अपनी ड्यूटी वो पूरी ईमानदारी से निभाता है, और उसके बदले में उसे जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम होती है, लेकिन सम्मान पाना भी उसका उतना ही अधिकार है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जब भी सामने आते हैं तो हमेशा बदसलूकी करते हैं और उनके स्वाभिमान को हमेशा चोट पहुंचाते हैं। दिल्ली के पास नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी से एक ऐसी ही तस्वीर आई है, जिसमें एक गार्ड को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये गार्ड इस गाड़ी को रोककर अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। सोसाइटी में सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मारपीट, गाली गलौज के बाद अब लोग उनकी जान के भी दुश्मन बने दिख रहे हैं। नोएडा सेक्टर 120 में आम्रपाली जोडियट सोसाइटी के बाहर की ये तस्वीर है, जहां रेप के एक आरोपी नीरज कुमार ने पुलिस से भागने की फिराक में सिक्योरिटी गार्ड को ही गाड़ी से टक्कर मार दी। मैं थोड़ा सा जैसे उसको हाथ देने के लिए बढ़ा आगे, तो उसने बिल्कुल गाड़ी धीमी नहीं करी और इतनी बुरी टक्कर मेरे में मारी कि मैं सीधा गेट के बाहर जाके गिरा। और क्योंकि उसकी गाड़ी जो आधा गेट बंद होता है वहां, उस गेट में अटक गई। अटकने से उसने थोड़ा ब्रेक लिए और इतनी देर में मैं खड़ा हो गया। गाड़ी चलाने वाले नीरज कुमार पर उनकी ही ऑफिस के एक सहकर्मी ने रेप का आरोप लगाया। इस केस में जब पुलिस नीरज को पकड़ने उनके घर पहुंची तो वो सोसाइटी से भागने लगा, और उसी दौरान अशोक ने रोकने की कोशिश की तो नीरज ने गाड़ी नहीं रोकी। वीडियो में कार के पीछे भागती पुलिस भी दिख रही है। अशोक खुशकिस्मत है कि इनकी जान बच गई, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरें बता रही हैं कि जैसे नीरज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने खड़े गार्ड की जान भी जा सकती थी, जो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अगर कोई भी गार्ड हमारा थोड़ा सा भी अगर वॉक करने में, बात करने में, टॉक करने में रेजिडेंट के साथ में अगर उसका तुम भी आवाज निकल जाती है, तो रेजिडेंट जो लोग हैं वो हमसे कहते हैं कि इनका व्यवहार बहुत गलत था, है ना। और जो ये इतने एजुकेटेड लोग हैं, इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि भाई अगला भी इंसान है, उसके प्रति आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हर एक इंसान को इंसान के रूप से देखा जाए, और ये ना जज किया जाए कि इसकी ये गार्ड है या ये सिक्योरिटी के लोग हैं तो ये कुछ नहीं है और हम बहुत बड़ी पावर में हैं। इस घटना में कई दूसरे गार्ड्स को भी चोटें लगी हैं। अशोक को कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, वो बिस्तर पर हैं। सवाल है कि ऐसे लोग इस बात को आखिर कब समझेंगे कि हमारी ही सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी इंसान हैं और उनका भी अपना स्वाभिमान है। आज तक ब्यूरो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है, तो इस नंबर पर आप हमें अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं 8657900895। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। मौलाना आजाद स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और पत्रकार थे, और वो सिर्फ 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अलग मुस्लिम राज्य के सिद्धांत का हमेशा विरोध किया, यानी पाकिस्तान का हमेशा विरोध किया। वो महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को इतना तवज्जो दिए जाने पर हमेशा नाराज रहते थे, और वो कहते थे कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी गर्व से कहना चाहिए कि वो भारतीय हैं। मौलाना आजाद वर्ष 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे, और उन्होंने भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की नींव रखी। वर्ष 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और आज के दिन को मौलाना आजाद को समर्पित करते हुए
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में आज ही के दिन युद्ध विराम संधि पर जर्मनी के हस्ताक्षर के बाद पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। माना जाता है कि इस वर्ल्ड वॉर में 90 लाख सैनिक और लगभग 50 लाख आम नागरिक मारे गए थे। वर्ष 2004 में आज ही के दिन फिलिस्तीन के बड़े नेता यासिर अराफात को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच अराफात ने एक शांति दूत की भूमिका निभाने की कोशिश की और इसी वजह से 1994 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अराफात ऐसे पहले शख्स थे जिन्हें किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अराफात आमतौर पर फौजी लिबास में रहते थे और अपने साथ एक पिस्टल भी रखते थे। हालांकि एक बातचीत के दौरान उन्होंने यह खुलासा किया था कि वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए ही ये पिस्टल रखते हैं, इसमें गोलियां नहीं होती। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान कर आगे बढ़िए।